हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। तो हम आज शुरुआत करेंगे साइंस की, जिसमें हम पाठ नंबर 1 की बात करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो, आपको क्या पता होना चाहिए उसके बारे में, क्या नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो पहले जैसा नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी के बेस पर अपन चलेंगे। परिवर्तन क्या होता है उसी के आधार पर अपन यहाँ पर शुरुआत करेंगे, है ना। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ में कितने परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है पदार्थ में परिवर्तन। तो पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तो अपने आसपास जहां भी अपन नजर दौड़ाते हैं वो सारे के सारे अपने को क्या नजर आते हैं, पदार्थ नजर आते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, पेन है ना, मार्कर है, ये क्या है, एक पदार्थ है ना। जैसे चौक है तो वो क्या है, पदार्थ है। जैसे कि बुक है तो वो भी क्या है, एक पदार्थ है। तो ये सारे के सारे जो अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं अपने को नजर आती हैं, सारी की सारी क्या है, पदार्थ के रूप में अपन देख सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें आपका रासायनिक और भौतिक दो प्रकार के होते हैं। अब भौतिक क्या है, जैसे अपन किसी वस्तु को जलाएं, है ना, जलाने पर क्या हो जाए, अपने को राख प्राप्त हो जाए उसकी। तो राख अगर प्राप्त हो रही है तो वो क्या है, उसका रासायनिक गुण हो गया। मतलब उसके क्या मूल पदार्थ के क्या कर दिए अपने, लक्षण बदल दिए, है ना, गुण क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिया। तो वो क्या हो जाती है, एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे अपन क्या करें, मोम को पिघलना, जैसे मोमबत्ती को क्या करते हैं अपन, जलाते हैं, तो जलने वाली जो बत्ती है वो क्या है, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मोम पिघल रही है तो पिघलना क्या है, यहाँ पर आपका भौतिक परिवर्तन है। तो आपके पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो दो प्रकार के। तो पहला जो है वो आपका क्या है, पहला जो है वो है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसके भौतिक गुणों में क्या होता हो, परिवर्तन होता हो। ऐसी अभिक्रिया या ऐसे पदार्थ जिसके भौतिक गुणों में क्या होते हो, परिवर्तन। तो ऐसे पदार्थ जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, है ना, भौतिक परिवर्तन होता हो, है ना। अब भौतिक का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे आपने क्या लिया, जैसे आपने ठोस लिया, है ना, ठोस को अपन किस में बदल दें, द्रव में बदल दें। द्रव को अपन ने क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर किस में बदल गया, वो वाष्प में बदल गया। ये किस अवस्था में हो गया, उसकी गैसीय अवस्था में, है ना। उसको अपन क्या कहेंगे, उसकी गैसीय अवस्था कहेंगे। तो इस प्रकार अपन इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो भौतिक परिवर्तन, तो ठोस जो है, ठोस जो है वो क्या बदल सकता है, द्रव में बदल सकता है ना। और द्रव जो ठोस जो है वो किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। और द्रव जो है वो किस में बदल जाता है, वापस से ठोस में बदल सकता है। ऐसे अगर द्रव को अपन गर्म करें, यानी पानी को अगर अगर अपन क्या करें, गर्म करें, जैसे अपने जल लिया, जल को अगर अपन क्या करें, गर्म करें यहाँ पर, तो गर्म करने पर वो किस में बदल जाता है, धीरे धीरे उसमें भाप बनने लग जाती है, मतलब वाष्प बनने लग जाती है। और वाष्प क्या है, उसकी गैसीय अवस्था होगी, है ना। इसी तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, भौतिक गुणों में क्या हो रहा है, उसके परिवर्तन। भौतिक गुण कौन से, उसकी ठोस अवस्था, उसकी द्रव अवस्था, है ना, उसकी गैसीय अवस्था, वो क्या है, उसके रंग में परिवर्तन अगर हो रहा है ना, ये क्या है, उसके भौतिक है। जैसे गैस का निष्कासन हो रहा है, ताप में उसके परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उसके भौतिक गुणों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो उसको अपन बोलेंगे भौतिक गुणों में परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन न बोलकर अपन क्या बोलेंगे, उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अगर इसी के आधार पर अपन देखें अगला टॉपिक, अगला पॉइंट क्या है उसका, ये कैसे परिवर्तन होते हैं, तो ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अस्थायी परिवर्तन, तो अस्थायी परिवर्तन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अपन क्या कर नहीं कर सकते, इसको बदल नहीं सकते। कहने का मतलब अपने पास है, जैसे अपन ने क्या लिया, जैसे यहाँ पर अपन ने जल लिया। अब जल को क्या किया आपने, फ्रीज में रख दिया। फ्रीज में रखने पर क्या हो गया, वो किस में बदल जाता है, फ्रीज में रखने पर वो बर्फ में बदल गया। तो बर्फ अगर बन रही है यहाँ पर, बर्फ अगर यहाँ पर बन रही है, तो बर्फ उसकी कौन सी अवस्था हो गई, वो हो गई यहाँ पर ठोस अवस्था, है ना। वो कौन सी अवस्था हो गई, ठोस अवस्था। और यहाँ पर देखो जल जो है, जल इसकी कौन सी अवस्था है, तो वो है आपकी द्रव अवस्था। अब यहाँ पर आपने क्या किया, द्रव को किसमें बदला, ठोस में बदला। तो ठोस क्या द्रव में नहीं बदल सकता, मतलब बर्फ जो हो वापस जल में नहीं बदल सकती, तो बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। तो अपने उसको ही क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अस्थायी परिवर्तन कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब अस्थायी परिवर्तन हो रहा है तो इसी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी को अपन क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं अपन, है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जो कहाँ चलती हो, दोनों दिशाओं में आपकी चलती हो, दोनों दिशाओं में, है ना। जैसे तीर का निशान मैंने लगाया है, ये किसका निशान, आपके उत्क्रमणीय का निशान, मतलब दोनों दिशाओं में, मतलब
यहाँ पर बर्फ से जल बना और जल से क्या बन रहा है, वापस से बर्फ बन रही है, तो ये अपनी आपकी क्या होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। जैसे अपन इसके क्या देखें, उदाहरण भी देख सकते हैं, है ना। उदाहरण जैसे अपन देखें तो क्या हो सकता है, बर्फ का जमना, बर्फ का जमना, है ना। जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये किसके उदाहरण है आपके, ये आपके भौतिक परिवर्तन के क्या है, उदाहरण है। अब यहीं पे अगली जो कड़ी इसमें जुड़कर आती है वो क्या आती है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता, यानी भौतिक परिवर्तन के अंदर अपने को जो भी पदार्थ प्राप्त हो रहा है वो मूल जो अपन ने लिया था उसी का जैसा अपने को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब नया पदार्थ इसमें प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसको ध्यान में रख लेना है। वैसे प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसके भौतिक गुणों में क्या होता हो, परिवर्तन होता हो, है ना। किस कौन से गुणों में, भौतिक गुणों में। भौतिक गुण कौन से, जैसे ठोस हो गई, द्रव हो गया, है ना, उसकी गैसीय अवस्था हो गई, उसके रंग में परिवर्तन हो गया, है ना, ताप में परिवर्तन हो गया, ये क्या उसके भौतिक है ना। तो यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का मतलब जैसे अपन ने जल लिया, जल से बर्फ बनाई, बर्फ से वापस क्या बना लिया, जल बना लिया, है ना। तो जल बन रहा है तो इसलिए क्या है, ये एक अस्थायी परिवर्तन है ना। अस्थायी परिवर्तन होने के कारण इसको अपन ने क्या कह दिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह दिया, है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है, जो दोनों दिशाओं में चलती है, उसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, है ना। उदाहरण देखिए अपन ने, जैसे बर्फ का जमना, है ना, मोम का पिघलना, ये क्या है, इसके उदाहरण हो जाएंगे अपने पास, ठीक है। अब अपन देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन भी सारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अपन देखें, यही तो मैं बता दूं आपको, जैसे रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन, है ना, तो कौन से गुणों में परिवर्तन होगा, तो ऐसे लिखेंगे अपन, जिसके रासायनिक गुणों में क्या होता हो, परिवर्तन होता हो। कौन से गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता हो, उसी को अपन क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, अस्थायी परिवर्तन है, तो यहाँ पर अगला क्या लिखेंगे, तो ये कैसा परिवर्तन है, तो ये आपका स्थायी परिवर्तन होगा, ये आपका स्थायी परिवर्तन होगा। स्थायी का मतलब जैसे अपन ने क्या करें, जैसे उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, एक सिंपल उदाहरण से समझाऊं। जैसे ना अपन ने क्या ली, लकड़ी ली, अब लकड़ी को क्या किया अपन ने, जला दिया, है ना, क्या कर दिया अपन ने, जलाया, जलाने पर अपने को क्या प्राप्त हुई, उसकी राख प्राप्त हुई। तो राख से क्या वापस लकड़ी प्राप्त कर सकते हो, तो नहीं कर सकते, है ना। तो नहीं कर सकते तो मतलब ये क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया, मतलब दोबारा से वो पदार्थ अपने को प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो नहीं होने के कारण इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह देंगे। यहाँ पर अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब तीर का निशान क्या है बेटा, इस तरीके से लगाते हैं इसके अंदर, मतलब ये क्या है, एक ही दिशा में चलती है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, क्या बनता है, प्राप्त होता है ना। जैसे उदाहरण अपन ने देख लिया है, जैसे लकड़ी को जलाया, जलाने पर क्या प्राप्त हुई, राख प्राप्त हुई, तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर क्या बनता है, एक नया पदार्थ प्राप्त अपने को होता है। और उदाहरण देखें अपन, जैसे साइंस की भाषा में देखें तो अपने पास क्या है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये इसका उदाहरण है ना। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, है ना। तो इसमें निकल कर क्या आ रहा है, जैसे आपने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा लिया, सिंपल अगर समझाओ तो एक कागज का टुकड़ा लिया, कागज के टुकड़े को आपने क्या किया, फोल्ड किया, है ना, मोड़ा आपने कागज के टुकड़े को। तो कागज के टुकड़े को अगर आप मोड़ रहे हो तो वो क्या है, आपके लिए भौतिक है ना, भौतिक है आपके लिए, ठीक है। तो अगर उसी कागज के टुकड़े को आप क्या कर दिया, आपने माचिस सीटी ले ली और क्या लगा दी, उसके आग लगा दी, मतलब जला दिया उसको, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रासायनिक हो गया, है ना। ऐसे ही आपने क्या लिया, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है मान लो, है ना, ये क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, क्या इसके गुण में कोई परिवर्तन किया मैंने, गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, क्योंकि ये तो क्या है, लकड़ी थी, अपने क्या किया, इसको हिस्सों में बांट दिया इसको, है ना। अब बांट दिया तो इसको क्या कर सकते हैं, वापस से जोड़ सकते हैं, तो वापस अगर जोड़ सकते हैं जिसको अपन, तो वो क्या है आपके लिए भौतिक परिवर्तन है। अब इसी लकड़ी के टुकड़े को क्या कर दिया अपने,
आग लगा दी मतलब दहन कर दिया, इसका जला दिया इसको अपन ने। अब जला दिया तो अपने पास क्या हुआ, अपने पास से इसकी राख प्राप्त हुई। अब राख से क्या वापस आप लकड़ी बना सकते हो, तो लकड़ी अपन नहीं बना सकते, तो इसलिए क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार जैसे लोहा होता है ना, लोहे को बाहर आपने रख दिया है ना, तो रखने पर क्या लगता है, उसके ऊपर जंग लगता है। अब जंग से क्या, यानी भूरी परत आ जाती है उसके ऊपर। अब भूरी परत अगर जम गई, उसको अपन क्या वापस से लोहा बना सकते हैं क्या, तो अपन वापस लोहा नहीं बना सकते, यानी क्या बन गया, उसके अंदर एक नया पदार्थ आपको प्राप्त हो गया। तो नया पदार्थ अगर प्राप्त हुआ तो अपने लिए क्या हो गया, वो रासायनिक हो गया है ना, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये छोटी सी यहाँ पर बात थी जो बेसिक थी। अब अपना पाठ शुरू, रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान से समझना, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना। तो अपन क्या करें, अपन ने कोई पदार्थ लिया। अब पदार्थ मेरे पास दो हो सकते हैं, जैसे मैंने क्या ले लिए, दो पदार्थ यहाँ पर लिए है ना। तो दो पदार्थों की क्या करवा रहा हूँ, आपस में अभिक्रिया करवाई मैंने। अब क्या बना अपने पास, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, एक नया पदार्थ अपने को प्राप्त हुआ है ना। जैसे ही अपने को नया पदार्थ प्राप्त हुआ, लेकिन उसके गुण क्या हो जाए बेटा, परिवर्तन हो जाए है ना, उसके गुण क्या हो जाए, बदल जाए है ना। तो उसके गुण क्या हो जाए, बदल जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन उसके गुण जो है वो मूल गुण से क्या हो बेटा, भिन्न हो, उसी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे है ना। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो अपन क्या करेंगे, जब दो या दो से अधिक, लिख देता हूं मैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो, उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं है ना। समझ आई बात। जब अपन क्या करेंगे, दो पदार्थों को लेंगे और दो पदार्थों के बीच में अपन ने क्या कर दिया, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं तो a प्लस बी, मैंने कोई दो पदार्थ लिए और अभिक्रिया करके क्या बना लिया, इसने Ap बना लिया मान लो है ना। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि Ap बना, तो वो क्या बना, यहाँ पर एक नया पदार्थ बना यहाँ पर है ना। तो Ap क्या बन गया, एक नया पदार्थ बन गया, जिसके गुण जो है वो किससे भिन्न होने चाहिए, मूल पदार्थ अपने जो लिए थे उससे क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, तभी वो क्या कहला सकती है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहला सकती है बेटा है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब इसमें आपके दो पॉइंट है, तो मैंने देखो यहाँ पर ए और बी लिखा, तो इसका एक नाम है, उसको याद रखना बेटा, इसको क्या कहते हैं अपने, अभिकारक। इसको क्या कहते हैं अपने, अभिकारक कहते हैं है ना। और आगे तीर के निशान के आगे बना, उसको क्या कहेंगे अपने, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे है ना। तो आपका तीर के निशान के पहले, यानी जो भाग लेने वाले हैं, उनको अपन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं अभिकारक। और जो तीर के निशान के बाद बनने वाले हैं, उसको क्या कह रहे हैं अपने, यहाँ पर उत्पाद कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करने वाले, भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पर अपने अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में बाद बनने वाले को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर उत्पाद कहते हैं। तो इसकी परिभाषाएं तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। अब आपको देखो एक उदाहरण के द्वारा समझाओ। जैसे अपन ने क्या लिया, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, जैसे अपन ने क्या किया, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन करवा रहे हैं अपन है ना। मैग्नीशियम रिबन का क्या करवा रहे हैं अपन, दहन करवा रहे हैं। अब दहन का मतलब क्या है, उसको जला रहे हैं अपन है ना। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन, तो कोई भी अगर किसी भी वस्तु का अपने को, यानी किसी भी पदार्थ का अपने को दहन करवाना है, तो अपने पास क्या होनी चाहिए, उसके लिए वायु होनी चाहिए, वायु होनी चाहिए। वायु में कौन सी गैस होनी चाहिए, O2, यानी ऑक्सीजन गैस आपके पास होनी चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ को जलाया जा सकता है। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है, उसका ऑक्साइड प्राप्त होता है अपने को। मैग्नीशियम रिबन को देखो अपन जलाए, जैसे मैग्नीशियम, जैसे अपन ने लिया मैग्नीशियम
प्लस में किसकी उपस्थिति में जलेगा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो क्या बनाएगा ये अभिक्रिया करके, तो ये बनाएगा बेटा जी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को प्राप्त होगा। तो मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो अपने को क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर अपने को प्राप्त होता है ना। तो ये किस रंग का होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखना, ये कैसा है आपका श्वेत पाउडर होता है, यानी सफेद रंग का पाउडर आपको प्राप्त होता है ना। तो आपका यहाँ पर एग्जाम में एक प्रश्न बनता है, वो क्या बनता है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले, है ना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, यानी मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है ना। तो ये प्रश्न है जो आपको क्या है आना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाती है, वायुमंडल में क्या है वो पड़ा रहता है। अब वायुमंडल में अगर पड़ा रहता है तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, परत जम जाती है। किसकी परत, जैसे मिट्टी है ना, धूल मिट्टी के कण आ जाते हैं उसके ऊपर। अब क्या है, अगर उसको जलाने की कोशिश करें तो वो जलेगा नहीं, तो इसलिए अपने को क्या है, उसकी ऑक्साइड की क्या बन गई, उसके ऊपर एक परत बन गई, वायु के साथ में विक्रिया करके क्या बन गई, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत बन जाती है। उस परत के कारण क्या है, अपन उसको जलाने की कोशिश करें तो वो जलता नहीं है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है अपने को, किससे साफ करते हैं इसको, रेगमाल से क्या किया जाता है, इसको साफ किया जाता है। रेगमाल से क्या किया जाता है, इसको साफ किया जाता है, उसके बाद में इसको जलाया जाता है। जलाने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो किस कर दियो, तो देखिए बेटा इसका तो देखिए अब आप इन्हें कर थोड़ा सा मैंने वीडियो देखना चाहिए, थोड़ा और बंद कर, हाँ बस ठीक है, हाँ थोड़ा सा बंद करो वापिस, ज्यादा मत करे तो मैं वापिस कर थोड़ा सा बस, हाँ ठीक है। हाँ तो अब देखिए इसका डायग्राम देखिए बेटा, चित्र क्या है इसका, जैसे अपन ने क्या लिया, एक वॉच ग्लास लिया, इसका नाम क्या है, वॉच ग्लास है ना। एक क्या लेते हैं इसके अंदर, चिमटा लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये होता है बेटा बर्नर होता है, इसका नाम क्या है, बर्नर है आपका, है ना। और ये आपने क्या किया यहाँ पर, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, ये आपका काम क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर जलाएंगे। अब मैग्नीशियम रिबन जलाएंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा बेटा, एकत्रित होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है यहाँ पर एकत्रित होता है। तो आप इस तरीके से इसका चित्र बना सकते हो। किसका चित्र है, तो चित्र बेटा मैग्नीशियम के दहन का चित्र है, मैग्नीशियम रिबन का दहन, है ना। मैग्नीशियम रिबन का दहन अगर अपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैग्नीशियम रिबन का दहन कैसे किया आपने, तो मैग्नीशियम रिबन लिया, उससे कोई किसके साथ में विक्रिया करवाई, ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करवाई। अब विक्रिया कराने पर अपने पास क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कैसा होता है ये, श्वेत रंग का पाउडर होता है ना, सफेद कलर का क्या होता है, ये पाउडर है। तो इस प्रकार आप इस चित्र के द्वारा इसको समझ सकते हो। अपन ने एक स्टैंड लिया, उसके ऊपर वॉच ग्लास रखा, वॉच ग्लास रखकर अपन ने क्या किया, उसके अंदर यहाँ पर एक बर्नर लगाया, बर्नर से किसको जला रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। और मैग्नीशियम रिबन को जलाकर अपन क्या कर लें, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान अपने को कैसे कर सकते हैं, है ना। अगला जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करनी है कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, है ना, तो उसकी अगर आपको पहचान करनी है तो अपन कैसे कर सकते हैं। जैसे अपना पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई किसी अभिक्रिया के अवस्था में परिवर्तन हुआ, मतलब अवस्था में परिवर्तन अगर हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन, जैसे इसकी बात करें अपन, जैसे अपन ने क्या लिया, सी यानी कार्बन जला रहे हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना आपको पास है, CO2 बना, है ना। तो यहाँ पर देखो कार्बन क्या था, तो सॉलिड था, मतलब ठोस अवस्था में था। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, गैसीय अवस्था में है। और क्या बना अपने पास है, गैसीय अवस्था। तो यहाँ पर देखो अपन ने क्या लिया, सॉलिड लिया, मतलब ठोस लिया। ठोस जो किस में बदला है, यहाँ पर गैस में बदल गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर
अवस्था में क्या कर दिया, उसके परिवर्तन हो गया। तो जिसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है वो क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या हो जाए, उसके रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अगर कोई पदार्थ अपन क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं और उसमें क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, रंग में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए, तब भी अपन क्या कह सकते हैं उसको, वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला है गैस का निष्कासन, है ना, गैस का निष्कासन। अगर किसी अभिक्रिया यानी किसी पदार्थ की अभिक्रिया जब करवाते हैं तो गैस अगर उसमें बनती है, गैस का निष्कासन, अगर गैस उसमें, निष्कासन का मतलब उत्सर्जन, यानी गैस अगर बनती है, गैस उत्सर्जित होती है, तब भी अपन क्या कह सकते हैं उसको, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अगला जो है वो है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, अगर किसी अभिक्रिया के ताप में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है ना, ताप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तब भी अपन क्या कह सकते हैं उसको, एक रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। और लास्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना बेटा, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, है ना। अवक्षेप होता क्या है, जैसे अपन ने क्या किया, दो पदार्थ लिए, है ना, एक जल लिया, जल के अंदर अपन क्या डाल रहे हैं, जैसे अपन ने नमक डाला, अगर नमक उसकी तली में क्या हो जाए, बैठ जाए, तो अब अपन क्या कहेंगे उसको, अवक्षेप, यानी तली में बैठने वाला पदार्थ जो अपने पास क्या हो, घुलता नहीं है पूरी तरीके से उसके अंदर, और तली में बैठ जाए वो क्या कहलाता है, उसका अवक्षेप। तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी आएगी, उसको अपन डिटेल में आगे बात करेंगे अगले चैप्टर में, है ना। तो देखिए अब आप इसको दोबारा मैं बता देता हूँ क्या क्या है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, है ना। अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी अगर पहचान आपको करनी है तो क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन, है ना। अगर कोई पदार्थ आपने लिया, वो क्या हो गई, उसकी अवस्था बदल गई, जैसे आपने ठोस लिया, किसमें बदल गया, गैस में बदल गया, परिवर्तन हुआ, तो उसको ऊपर ने कह दिया रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसके, है ना। कोई रंग बदल गया, है ना, रंग में क्या हो गया, उसके बदलाव आ गए, तब भी क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। गैस का निष्कासन, अगर कहीं गैस बन रही है ना, अभिक्रिया के दौरान दो पदार्थ मिलाए अपन ने, और दो पदार्थ मिलाने के फलस्वरूप क्या बनी आपके पास है, कोई गैस प्राप्त हो गई, तब भी अपन क्या कह सकते हैं उसको, एक रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। गैस का निष्कासन हुआ, तो गैस अगर बन रही है तब भी आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ताप में परिवर्तन, ताप अगर बदल रहा है तब भी क्या होएगी, रासायनिक अभिक्रिया है। और अवक्षेप का निर्माण, अगर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, मतलब अगर कोई पदार्थ आपका लास्ट में बच जाता है, तब भी आप क्या कह सकते हो उसको, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर, है ना। तो उसको अपन पहचान सकते हैं। जैसे अपन उदाहरण के द्वारा इसको समझ लें, तो एक चित्र बनाता हूं अभी, है ना, उसको एक उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं। तो देखिए अब आगे उदाहरण द्वारा अपन देखते हैं। जैसे अपन ने क्या किया, अपने एक अम्ल लिया और गैस का निष्कासन कैसे होता है वो अपन समझ लें। अपन ने क्या लिया, एक फ्लास्क के अंदर एक अम्ल लिया, फ्लास्क लिया अपन ने, और फ्लास्क में अपन ने क्या ले लिया, एक अम्ल लिया, जिस अम्ल का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। ठीक है, इसको ऊपर से क्या कर दिया मैंने, कॉर्क से लेकर क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, और इसके बीच में एक नली लगा दी मैंने, है ना, एक निकास नली लगा दी इस तरीके से। ठीक है, ये अपन ने एक निकास नली लगा दी इसके अंदर। अब क्या करवाएंगे अपन, इसके अंदर क्या डाले अपन ने, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया, इसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, जिसका सूत्र क्या है, H2SO4 डाला अपन, है ना। अब क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्या डाले अपन ने, थोड़े से टुकड़े डाले किसके, जिंक के, किसके डाले अपन ने, जिंक धातु के, जिंक धातु के डाल दिए इसके अंदर, टुकड़े डाल दिए अपन ने, है ना। कौन सी धातु के, जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए, है ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक धातु दोनों अभिक्रिया करके यहाँ से एक गैस निकालेंगे, है ना। उस गैस का नाम क्या होगा, तो आप पहचान कर सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, है ना। अगर पहचान नहीं होती है तो देखो अपन अभिक्रिया करवा लेते हैं, Zn, है ना। तो Zn की अभिक्रिया किसके साथ में करवा दो आप, H2SO4 के साथ में अगर करवा दें अपन, तो देखो क्या होगा, Zn अधिक क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को क्या कर देगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा, मतलब यहाँ से हटा देगा। अब हटाएगा तो क्या बनाएगा, तो Zn आगे क्या है, SO4, तो बना लेगा ZnSO4 बनाएगा। कौन सी गैस, तो यहाँ पर देखो कौन सी गैस मुक्त हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हुई है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, किसके द्वारा, गैस के निष्कासन के द्वारा, मतलब गैस बन रही है इसके अंदर, है ना। अपना पॉइंट था ना, वो पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अपने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर अपने क्या डाला, पेनो सल्फ्यूरिक
अम्ल डाल लिया, जिसमें अपन ने क्या डाले, जिंक के टुकड़े डाले, दोनों ने क्या की यहाँ पर अभिक्रिया की। अभिक्रिया करते ही कौन सी गैस बन गई, आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, उसमें से निकल जाती है। तो एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आपको ये दो नाम लिख कर दे देगा और यहाँ क्या दे देगा, अक्ष लिख कर दे देगा और पहचान कीजिए, पहचान कीजिए कि यहाँ पर अक्ष गैस कौन सी है, और उसमें आपको ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे ए ऑप्शन दे दिया O2 है ना, बी ऑप्शन दे दिया H2 है ना, सी ऑप्शन दे दिया N2, ठीक है, और डी ऑप्शन दे दिया ये सभी है ना। तो ये सभी, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पहचान कर सकते हो। तो यहाँ से एक बात निकल कर सामने आती है, किसी भी धातु की अभिक्रिया, ये आप 2 के पार्ट में पढ़ोगे है ना, अम्ल के साथ में जब भी अपन करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस ही उसमें से मुक्त होगी है ना। हाइड्रोजन गैस ही क्या होती है, उसमें से मुक्त होती है। आप धातु की आप अभिक्रिया करवाओगे तो हमेशा आपकी हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना। अब इसी का अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरण है ना। यहाँ रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण, तो रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, देखो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा अपन ने है ना। तो अभिक्रिया को किस में बदल दो, आप समीकरण में बदल दो है ना। तो कहने मतलब जो भी आपने पदार्थ लिए उसको किस रूप में लिख दो, उसके सूत्र के रूप में लिख दो, या तो उसका क्या बना दो, आप सूत्र बना दो, या क्या लिख दो, उसको अणुसूत्र लिख दो है ना, बात एक ही है। फिर क्या लिख दो, उसका प्रतीक लिख दो। तो जिसको अपन किस रूप में लिखते हैं बेटा, अणुसूत्र या प्रतीकों के रूप में, जिन पदार्थों को अपन किस रूप में लिखते हैं, सूत्र, अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में अपन क्या करते हैं, उसको लिख दें, वही क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया न होकर क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों को उनके अणुसूत्रों तथा प्रतीकों के रूप में लिखना, के रूप में लिखना क्या कहलाएगी, आपकी रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो अपने पास कोई भी मानो पदार्थ है, उसका क्या लिख दो, आप प्रतीक लिख दो, या क्या लिख दो, आप उसका अणुसूत्र लिख दो है ना। जैसे आपने परमाणु लिया, परमाणु को क्या लिख दिया, अपन ने प्रतीक लिख दिया, ठीक है। अपन ने क्या लिया, कोई अणु ले लिया तो उसको किसमें, सूत्र के रूप में लिख दो उसको, तो अपन क्या कर देंगे, उसको रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। जैसे अपन उदाहरण की बात करें तो उदाहरण अपने पास क्या है, जैसे थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, जैसे लिया अपन ने मैग्नीशियम, प्लस में क्या लिया अपन ने, ऑक्सीजन, तीर का निशान क्या बना अपने पास, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने पास से प्राप्त हुआ। अब इसका देखो, मैग्नीशियम का प्रतीक लिखेंगे अपन, क्योंकि क्या है, ये सिंगल है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है बेटा, Mg होता है। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं बेटा, O2 से लिखते हैं, O क्या है, उसका प्रतीक है। ऑक्सीजन के रूप में लिखेंगे तो किस रूप में, ये अणु के रूप में, ये सिंगल नहीं रह सकता है ना। तो अपने पास क्या बना, अपने पास तो अपने पास प्राप्त हुआ बेटा MgO, तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। तो क्या ये अभिक्रिया की, यानी ये समीकरण जो है ये आपकी संतुलित है। तो देखो यहाँ पर Mg कितना है, यहाँ 1 है, इधर कितना है, Mg 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की कितने अणु है, तो 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना बेटा, तो 1 है ना। इसको किस रूप में बदल दो आप, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ कितना था, 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं अपन, 2 से गुणा करते हैं। तो जो भी अपन लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे अपन, ब्रैकेट में बंद करके उसके आगे लगाते हैं अपन। तो 2 लगाए तो Mg भी कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन तो क्या हो गए, संतुलित हो गए, लेकिन Mg बिगड़ गया है ना, तो Mg चेंज हो गया यहाँ पर। तो Mg देखो यहाँ पर कितना है, 1, इसको 2 बना लिया, किससे गुणा कर दो, 2 से, तो इसके आगे अपन क्या लगा दें, 2। तो ये समीकरण संतुलित करना, अगला जो टॉपिक है वो अपना समीकरण संतुलित ही करना है। जैसे अपने पास एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, ये तो पहला उदाहरण हो गया, एक उदाहरण और ले लेते हैं। तो एक उदाहरण क्या लिया अपन, जैसे जस्ता, जस्ता यानी जिंक है ना, जस्ता यानी जिंक लिया अपन ने, प्लस में किसके साथ में विक्रिया करा दो, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में विक्रिया करवा दो, सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का निशान क्या बनेगा आपके पास, जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट
जिंक सल्फेट प्लस में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है ना। अब इसको किस रूप में लिखना है आपने, को अपना टॉपिक ही है समीकरण, तो समीकरण के रूप में लिखना है। तो जस्ते का प्रतीक क्या है, तो Zn, प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल तो H2SO4 है ना। अब क्या होगा, यहाँ से इसको सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो ZnSO4 बन जाएगा और कौन सी गैस निकल जाएगी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इस प्रकार आपका समीकरण है ना, कोई भी पदार्थ है उसको किस रूप में लिख दो बेटा आप, उसके अणुसूत्र या प्रतीकों के रूप में उसको लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका रासायनिक समीकरण बन जाता है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। तो आज के लिए वैसे इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।